प्यारे विद्यार्थियों, आज का टॉपिक है डीपी मुखर्जी का परंपराओं का द्वंद्व। डीपी मुखर्जी द्वंद्वात्मक उपागम के समर्थक हैं। द्वंद्वात्मक उपागम यह मानकर चलता है कि विश्व एवं समाज का विकास द्वंद्वात्मक प्रक्रिया के द्वारा होता है। प्रत्येक समाज में दो विरोधी शक्तियाँ मौजूद होती हैं। इनमें परस्पर संघर्ष होता है। इस संघर्ष का अंत एक नए समाज के रूप में होता है जो दोनों विरोधी शक्तियों का समन्वय होता है। मार्क्स इसे वाद, प्रतिवाद एवं संवाद के रूप में व्यक्त करता है। इसे त्रेत का नियम, लॉ ऑफ ट्रेट कहते हैं। किसी विषय का प्रारंभ वाद से होता है जो स्वयं विरोधाभास को जन्म देता है, अर्थात समाज में एक शक्ति या स्थिति मौजूद है, दूसरे उसके विपरीत शक्ति या स्थिति भी होती है जिसे प्रतिवाद कहते हैं। इन दोनों में संघर्ष चलता है। यह संघर्ष नई स्थिति को जन्म देता है जिसमें वाद एवं प्रतिवाद का समन्वय होता है। इसे संवाद कहते हैं। इस संवाद की नवीन स्थिति का भी धीरे धीरे प्रतिवाद जन्म लेता है। इसमें भी फिर संघर्ष होता है। दोनों के पुनः समन्वय से एक नई स्थिति संवाद पैदा होती है। इस प्रकार वाद, प्रतिवाद, संवाद, फिर वाद, प्रतिवाद एवं संवाद का क्रम निरंतर चलता रहता है और इस संघर्ष के माध्यम से समाज में परिवर्तन घटित होता है। समाज निरंतर प्रभावमान बना रहता है। भारत में मार्क्स के द्वंद्वात्मक उपागम से प्रभावित होने वाले डीपी मुखर्जी प्रमुख हैं। वे भारत में सामाजिक प्रक्रिया एवं परिवर्तन के विश्लेषण में परंपराओं के संघर्ष की चर्चा करते हैं। मुखर्जी ने भारतीय परंपरा में अनेक प्रकार के विरोध का उल्लेख किया और इस आधार पर परंपराओं के द्वंद्वात्मक अध्ययन का सुझाव दिया। मुखर्जी भारतीय परंपरा एवं पश्चिम की परंपराओं के संघर्ष के द्वंद्व की चर्चा करते हैं। मुखर्जी कहते हैं कि सामाजिक मूल्य एवं वर्ग हितों में पारस्परिक संघर्ष एवं अंतर्खेल होता है, फिर उनमें समन्वय पैदा होता है। इस प्रक्रिया चलती रहती है और समाज में परिवर्तन होता रहता है। मुखर्जी कहते हैं कि भारत में ये प्रक्रिया मुसलमानों के आगमन एवं उनके प्रभाव से प्रारंभ हुई जो आज तक चली आ रही है। ब्रिटिश शासन के प्रभाव से भारत में नवीन मध्यम वर्ग का उदय हुआ जिसमें जड़ें न तो परंपरा में थी और न ही आधुनिकता में ही, वरन यह दोनों का समन्वय था। भारतीय परंपरा एवं पश्चिम की परंपरा के संघर्ष के फलस्वरूप अनेक सांस्कृतिक विरोधाभास भी उत्पन्न हुए। सांस्कृतिक विरोधाभास एवं नवीन वर्गों के उदय के कारण भारत में संघर्ष एवं समन्वय की प्रक्रिया भी प्रारंभ हुई। मुखर्जी कहते हैं कि इस संघर्ष एवं समन्वय को भारत में विद्यमान वर्ग संरचना के आधार पर आगे बढ़ाया जाना चाहिए और इसे आगे बढ़ाने के लिए योजना का सहारा लिया जाना चाहिए। मुखर्जी ने परंपराओं के अनेक प्रकार के विरोधों का उल्लेख किया। उनका मत है कि कस्बों एवं नगरों में स्वेच्छावाद पनप रहा है, व्यक्तिवादी प्रवृत्ति प्रबल होती जा रही है और समूहवादी परंपरा का विरोध हो रहा है। मुखर्जी कहते हैं कि परंपराओं में उत्पन्न हो रहे इस प्रकार के विरोधाभासों का अध्ययन किया जाना चाहिए। डीपी का मत है कि धर्म से संबंधित परंपराएं आज भी भारत में अपने निरंतरता बनाए हुए हैं। धार्मिक परंपराओं का संघर्ष नगरीय मध्यम वर्ग की परंपराओं के साथ हो रहा है। भारतीय समाजशास्त्रियों का यह दायित्व है कि वे इन परंपराओं के संघर्ष एवं विकास को द्वंद्वात्मक उपागम के माध्यम से विश्लेषित करें। मुखर्जी कहते हैं कि जब भारतीय समाज में व्यक्तिवाद एवं स्वेच्छावाद नहीं पनपा था तब भारतीय परिवारों के मुखिया एवं किसानों की आकांक्षाओं का स्तर भी निम्न था। वे कहते हैं कि भारत की प्राचीन परंपराओं में मनुष्य की अवधारणा पुरुष है, व्यक्ति नहीं है, वरन समूह को चुनना चाहिए क्योंकि समूह के आचरण को परंपराएं नियंत्रित, निर्देशित एवं संचालित करती है। इसी संदर्भ में मुखर्जी ने लिखा है कि परंपरा वास्तव में आचरण या व्यवहार का नियम है।
प्रोफेसर डीपी मुखर्जी का कहना है कि भारतीय समाजशास्त्रियों को परंपराओं के अध्ययन की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। यह उनके लिए काफ़ी उपजाऊ धरातल है। जिन सामाजिक परंपराओं के मध्य हमने जन्म लिया, बड़े हुए हैं और आज भी रह रहे हैं, उनका अध्ययन करना हमारे लिए आवश्यक एवं लाभदायक है। यहाँ भी ये अध्ययन किया जाना चाहिए कि आंतरिक एवं बाह्य दबावों से परंपराओं में क्या परिवर्तन आ रहे हैं। परंपराओं में अवरोध एवं समावेशन की अपूर्व क्षमता पाई जाती है। हमारी सामाजिक परंपराओं में अनुकूलन की विशेष क्षमता है। भारतीय समाजशास्त्रियों के लिए एक समाजशास्त्री होना ही काफ़ी नहीं है, उसे सबसे पहले भारतीय होना चाहिए, अर्थात उसे अपने जनरीतियों, लोकाचारों, प्रथाओं, परंपराओं में भाग लेना चाहिए ताकि वह अपनी सामाजिक व्यवस्था को सही रूप से समझ सके। उसे भारतीय जनश्रुतियों को ठीक से जानना चाहिए। उच्च जनश्रुतियों को समझने के लिए स्थानीय बोलियों का ज्ञान आवश्यक है। भारतीय समाज समस्याओं का अध्ययन कर रहे अनेक सामाजिक वैज्ञानिक को संस्कृत का ज्ञान नहीं है और अरबी तथा फारसी भाषा जानने की भी कोई शायद ही परवाह करता है। यह स्थिति वास्तव में निराशाजनक है। जब तक भारत में समाजशास्त्रीय प्रशिक्षण संस्कृत को या किसी भी ऐसी भाषा को आधार मानकर नहीं दिया जाता जिसमें परंपराएं प्रतीकों के रूप में मौजूद है, तब तक भारत में सामाजिक अनुसंधान दूसरे जो कुछ कर रहे हैं उसका अनुकरण मात्र ही होगा। हमारे भारतीय शोधकर्ता विज्ञान आधुनिक वैज्ञानिक प्रविधियों बाहर से आयातित को अपनाने में इतने उतावले हैं कि वे उनकी उपयोगिता का पर भी सही परिप्रेक्ष्य में विचार नहीं कर पाते। ऐसा लगता है कि बौद्धिक धरातल पर जो कुछ आदान प्रदान होता है उसमें हमारे देने के लिए कुछ भी नहीं है। मुखर्जी अपने साथी समाजशास्त्रियों के ध्यान में दो बातें लाना चाहते हैं। वे सामान्य प्रघटनाएं जिसमें सामाजिक व्यवस्था और संस्कृति दोनों ही निकट रूप से संबंधित हैं, समाजशास्त्र की विषय वस्तु है। जहाँ तक भारतीय समाज का संबंध है, सामान्य मूर्त प्रघटनाओं का अध्ययन समूह क्रिया तथा समूह परंपराओं के माध्यम से उत्तमता के साथ किया जा सकता है। भारत के धर्म जीवन जीने का परंपरागत तरीका है और यही बात उनके संस्कृति के लिए भी सही है। अतः भारत की सामाजिक व्यवस्था मूलतः समूह या जाति क्रिया के प्रतिमानात्मक आधार प्रस्तुत करती है, न कि व्यक्ति के लिए स्वैच्छिक रूप से क्रिया करने का प्रतिमान है। अतः यदि आप भारतीय हैं तो परंपराओं से मुक्त होने का कोई मार्ग नहीं है। ये बात हिंदुओं के लिए भी जितनी सही है उतनी ही मुसलमानों, ईसाई तथा बौद्धों के लिए होती है। मुखर्जी के अनुसार नगरों एवं कस्बों के मध्यम वर्ग में विशेषतः स्वेच्छावाद पनप रहा है। इन वर्गों के लोग वाणी की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, लेकिन यदि इन लोगों के व्यवहार का निकटता से अवलोकन किया जाए तो पता चलेगा कि परंपरावादी विरोध व्यक्तिवाद की स्वयं की अपनी एक परंपरा विकसित हो रही है। उनमें विद्रोह की परस्पर पनप रही है। प्रोफेसर मुखर्जी की दृष्टि से धर्म से संबंधित परंपराएं जो आज भी अपने निरंतरता बनाए हुए हैं और नगरीय मध्यम वर्ग की नवीन परंपराओं के बीच द्वंद्व या संघर्ष पाया जाता है। समाजशास्त्री इन पर इस दृष्टि से विचार करता है कि परंपराओं का विकास संघर्ष या द्वंद्व के माध्यम से होता है। स्वेच्छात्मक क्रिया के अभाव के कारण भारतीय समाज को एक लाभ अवश्य मिला। कुछ मध्यम वर्ग को छोड़कर भारतीय जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता लोगों में नैराश्य का या कुंठा का अभाव है। यदि हम भारतीय किसान तथा परिवार के मुखिया को देखें तो पाएंगे कि उनमें आकांक्षाओं का स्तर नीचा पाया जाता है। ये आकांक्षाओं का स्तर परंपराओं द्वारा निर्देशित होता है जो अधिकतर भारतीयों के लिए संस्कृति और मूल्यों का स्तर निर्धारित करते हैं। हमारी स्वतंत्रता की अवधारणा भिन्न है क्योंकि हमारी मनुष्य की अवधारणा पुरुष है न कि व्यक्ति। अतः भारतीय समाजशास्त्रियों को समूह को अपने अध्ययन की इकाई के रूप में चुनना होगा, न कि व्यक्ति को। तब उसे आंखें खुली रखकर अपना कार्य प्रारंभ करना होगा। परंपरा जो कि उनके अध्ययन का प्रमुख विषय है, एक तथ्य नहीं होकर विसरा या भूला हुआ तथ्य है। परंपरा वास्तव में आचरण या व्यवहार का नियम है। परंपराओं द्वारा उद्गम के स्रोत से होती है। यह स्रोत धर्म, ग्रंथ, संत और रहस्यमय व्यक्ति हो सकता है। चाहे इनका स्रोत कोई भी क्यों न हो, इनकी अपनी एक ऐतिहासिक होती है। वे परंपराएं सामाजिक दृढ़ता का निर्णायक भाग बन सकती है। अब हम डीपी मुखर्जी ने जो परंपराओं से
द्वंद्वात्मक प्रारूप का जो विकास हुआ उसकी कुछ प्रारूप इस प्रकार से बताए गए हैं, जिसमें पहला है लघु एवं बृहद परंपरा में संघर्ष प्रारूप होता है। डी पी मुखर्जी की मान्यता है कि समाज में दो प्रकार की परंपराएं होती है, लघु एवं बृहद, और दोनों परंपराओं में निरंतर संघर्ष होता रहता है। नंबर 2 पुनर्जागरण की श्रृंखलाएं। नंबर 3 कि उच्च एवं निम्न परंपराओं में द्वंद्व। समाज में दो परंपराएं हैं, उच्च और निम्न, दोनों में हमेशा द्वंद्व की स्थिति उत्पन्न होती है, उससे समाज में द्वंद्व की स्थिति पैदा रहती है। नंबर 4 आंतरिक एवं बाह्य परंपराओं में द्वंद्व। और नंबर 5 परंपरा एवं आधुनिकता में द्वंद्व। थैंक यू विद्यार्थियों।